हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज के कंटिन्यूएशन में विलियम शेक्सपियर पर हम लोग कर रहे थे, तो आज हम उनके सोनेट नंबर 116 पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए उन क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। और कल हमने जो आपको एमसीक्यूज में शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क्स पर आपको दिया हुआ है, तो उनके लाइफ एंड वर्क्स पर आप जो 50 क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन आपको 15-20 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट लगभग 70 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। आई थिंक 70 क्वेश्चंस बहुत सफिशियंट होगा अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और एग्जामिनेशंस पर हमने आपको न्यूज़ जो दी है कि 100 में से 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो वो न्यूज़ जो है बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से मिली हुई है, तो आप लगभग उसको 99.99% सही ही मान के चलिएगा। 1% यूनिवर्सिटी लास्ट में कुछ चेंज करे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार 100 में 75 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि डेट सीट में सर जो है 60 ही दिया हुआ है। बिल्कुल 60 दिया हुआ है डेट सीट में, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 75 क्वेश्चंस की चर्चा चल रही है और वो बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो फिलहाल आप 75 की तैयारी करके चलिए, 60 आएगा तो आपका तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आपको 75 की तैयारी करके चलनी है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। फिलहाल जो हमारा आज का क्लास है एमसीक्यूज है, वो है सोनेट नंबर 116 ना, 116। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हमने सोनेट को बहुत विधिवत पढ़ाया भी है आपको, तो एक एक करके हम इस क्या करते हैं, सोनेट की शुरुआत करते हैं। क्या क्या इसमें एमसीक्यूज आपके बन पा रहे हैं उसको हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट 116। सोनेट 116 का ओपनिंग लाइन क्या है? अब देखो बेटा, ओपनिंग लाइन ही मैंने आपको बताया था, इसका टाइटल भी ओपनिंग लाइन से ही है ना। टाइटल भी सोनेट का ओपनिंग लाइन ही है। जो हम लोग टाइटल देते हैं ना सोनेट को, उसको ओपनिंग लाइन ही उसकी टाइटल है। तो क्या है? ऑप्शंस है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ऑप्शन बी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। ऑप्शन सी, when in disgrace with fortune and men's eyes. ऑप्शन डी, my mistress's eyes are not nothing like the sun. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। सब लोगों को ये पूरा सोनेट हमने पढ़ाया हुआ है, पूरी 14 लाइंस आपको पढ़ाई हुई है कि शुरुआत की लाइन हमने आपको बताई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो होगा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। आपको लाइन पढ़ाई है हमने ना, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स ना। आपको पढ़ाई है, लव इज नॉट लव ना, दैट अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइंड्स ना। बहुत फेमस इनका सोनेट है। तो एक बार जाके लाइंस को रिपीट कर लेना बच्चा। हो सकता है एग्जाम में कोई एक लाइन ऐसे दे दे, आपसे पूछ ले ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो इस प्रकार से भी तैयारी आपको करनी है, तो ध्यान रखिएगा। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यही हमारे सोनेट नंबर 116 की ओपनिंग लाइन है, ठीक है। ओपनिंग लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर है। जिन बच्चों ने बी किया हुआ है या जिनको याद है कि हाँ ये वाला होगा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर रहा ये, what theme is central in sonnet number 116। सोनेट नंबर 116 में कौन सा थीम सेंट्रल थीम है, मतलब मुख्य थीम है? ब्यूटी है, बिट्रायल है, ट्रू लव है, या नेचर है? कौन सी थीम सेंट्रल है बताओ बच्चों, कमेंट करो फटाफट। क्या है, कौन सी थीम है सेंट्रल? ब्यूटी। देखिए जहां तक हम मुख्य आपको थीम्स की बात करें, तो थीम्स स्पेशली जो हमारे सोनेट्स हैं, सोनेट्स जो शेक्सपियर ने लिखे हैं, तो उसमें लव थीम है। और कौन सी थीम है? थीम ऑफ टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थीम ऑफ ब्यूटी भी मिलती है देखने को ना। थीम ऑफ मॉर्टेलिटी भी मिलती है, मॉर्टेलिटी। ये सब की सब थीम मिलती है। इस सोनेट में सबसे ज्यादा थीम कौन सी है, प्रोमिनेंट थीम कौन सी है, मेन थीम कौन सी है, आपसे पूछ रहा है। तो लव इसमें जो है मेन थीम है, क्योंकि दिस पोयम इज ऑल अबाउट ट्रू लव। ये पोयम पूरी की पूरी ट्रू लव के बारे में है ना। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ब्यूटी की कोई चर्चा इस सोनेट में नहीं हुई है।
बिट्रायल की भी कोई चर्चा नहीं हुई, नेचर का भी कोई चर्चा नहीं हुआ। पोयम यहीं से शुरुआत ही होती है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स ना, कहता है मैं ये नहीं मान सकता कि इन द यूनियन ऑफ टू ट्रू सोल्स जो है कोई बाधा आ सकती है प्रेम में उनके बीच में, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, अर्थात मैं ये मान नहीं सकता ना। तो ये क्या है, ये ट्रू लव पर ही बेस्ड है। फिर कहता है लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइंड, कहता है वो प्रेम प्रेम नहीं होता जो कि बदल जाता है, जब वो क्या पाता है, बदलाव की परिस्थितियां पाता है तो बदल जाता है, ऐसा प्रेम प्रेम नहीं होता। ये भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है, तो फटाफट बेटा आप देखो इसको। अकॉर्डिंग टू सोनेट 116, सोनेट नंबर 116 में व्हाट कैन ट्रू लव नेवर बी, ट्रू लव कभी क्या नहीं हो सकता, कैन नेवर बी आल्टर्ड और रिमूव्ड, मतलब कभी बदल नहीं सकता, कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, सेलिब्रेटेड सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, कंपेयर्ड नहीं किया जा सकता, या एन इल्यूजन। तो 116 में क्या बताया इन्होंने, सोनेट, अभी आपको मैं बार बार यही बता रहा हूं ना, 116 में क्या बताते हैं आप देखेंगे, दो जगह जो है इसके बारे में बताया गया है। एक जगह पर कहां बताते हैं, कहते हैं लव इज नॉट लव ना, कहते हैं लव इज नॉट लव, कहते हैं वो प्रेम प्रेम नहीं होता, विच आल्टर्स जो कि बदल जाता है ना, आल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइंड, जब बदलाव मिलता है तो बदल जाता है ना। तो कह रहे हैं वो भी नहीं होता, तो एक तो हो गया आल्टर, मतलब ये वाला बदलता नहीं है, ये कभी बदलता नहीं है ना, नेवर आल्टर्स। चलिए दूसरा कहता है कि टाइम जो है, टाइम के बेंडिंग सिकल कंपास के अंदर जो है ये सब आते हैं, सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं आता। कहते हैं जब रिमूवर टू रिमूव, ये वर्ड है वहां पर मिला है, रिमूवर टू रिमूव आता है ना, रिमूवर टू रिमूव, मतलब कह रहे हैं कि अगर रिमूवर समाप्त करना चाहे तो उसको समाप्त नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, इट कैन नॉट बी रिमूव। तो ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है, ना ये बदल सकता है ना इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही आंसर है, जिन बच्चों ने ए किया हुआ है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर रहा ये, फटाफट बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अच्छे से, ध्यान से देखिए। व्हाट मेटाफर इज यूज्ड फॉर लव इन द सोनेट, सोनेट में लव के लिए कौन सा मेटाफर यूज किया गया है, मैंने अंडरलाइन भी कराया है, आपको बता बता के अंडरलाइन कराया है। अ कैंडल, अ रोज, एन एवर फिक्स्ड मार्क, अ बीटिंग हार्ट। तो देखो आपको पूरे सोनेट में कहीं भी देखेंगे तो बीटिंग हार्ट तो मिलेगा नहीं, कैंडल भी कहीं नहीं मिलेगा, रोज भी कहीं नहीं मिलेगा, सी एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैंने आपको बताया ना, इसको इसके लिए मेटाफर क्या दिया है, जैसे समुद्र में क्या होता है, एक फिक्स मार्क है ना, एक जहां से क्या होती है, लहरें आती हैं उससे टकराती हैं, टकरा करके वापस चली जाती हैं, लेकिन वो क्या होता है समुद्र में दिशा सूचक जो डायरेक्शन के लिए ना, एक वहां पे पहले एंशियंट टाइम में क्या करते थे, पहले के समय में वहां पे एक मार्क बना के रखते थे, किसी पत्थर को या किसी चीज को मार्क बना लेते थे, वहां से डायरेक्शंस को जो क्या करते थे, डायरेक्शंस किस दिशा में जाना है कैसे करना है उसका वो क्या करता था, उस मार्क से लोग फिक्स करते थे, हाँ इसके इस तरफ ये वाला एरिया है ये वाला है। तो कह रहे हैं वो उसी मार्क की तरफ है, समुद्र में उस पहाड़ की तरह है जो खड़ा हुआ है, और लहरें आती हैं टकराती हैं, और वो क्या करता है, हिलता नहीं है बिल्कुल भी वहां से ना, एवर फिक्स्ड मार्क है, कभी वो नष्ट नहीं होता। तो लव जो है इज लाइक द एवर फिक्स्ड मार्क, कह रहे हैं उस फिक्स्ड मार्क की तरह है जो कभी हटता नहीं है, चाहे समस्याएं जितनी भी जीवन में समुद्र तूफानी समस्याएं आए कुछ भी आए, लेकिन वो हटता नहीं है। तो आंसर आपका जो हो गया सी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट नेचुरल इमेज इज एसोसिएटेड विथ लव एज अ गाइडिंग फोर्स। कह रहा है लव को गाइडिंग फोर्स दिखाते समय कौन सा नेचुरल जो है पोएट ने इमेज यूज किया है, ये आप बताइए किस नेचुरल इमेज का यूज किया है। लव को बताते हैं कि गाइडिंग फोर्स है, ये गाइड करता है। द मून से किया है, द सी से किया है, द नॉर्थ स्टार से किया है, द सन से किया है। बताओ किससे किया है, फटाफट बताओ भाई। गाइडिंग फोर्स कौन है, हमने आपको बताया था ना, पोल, नॉर्थ पोल की बात करता है ना, नॉर्थ पोल की बात करता है वहां पर। हमने आपको पोल स्टार के बारे में बताया था ना कि नहीं, द नॉर्थ पोल स्टार। द नॉर्थ पोल स्टार हमने आपको बताया था ना, द पोल स्टार। वो क्या है, जो सोनेट में दिया गया है, जो सोनेट में दिया गया है वो सिंबल है, किस चीज का इमेज है, एक नेचुरल इमेज है, प्राकृतिक इमेज है, जिसको बताया गया है को लव की तरह ही गाइडिंग फोर्स देता है हमें। क्या करता है, गाइडिंग फोर्स देता है। जैसे हमने आपको बताया था कि पुराने समय में समुद्रों में ना जहाजों को ले जाने के लिए, उनके दिशा के लिए वो क्या करते थे, पोल स्टार जो होता था उनसे पता करते थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं ना। ऐसे ही जीवन में प्रेम होता है, प्रेम हमें गाइड करता है ना, गाइडिंग फोर्स होता है कि किस दिशा में हमें जाना है। तो ये वहां पर कंपेयर किया हुआ है, तो द नॉर्थ स्टार जो है आपका सी जो है वो राइट आंसर है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट डज बार्क मीन इन द लाइन, इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वर्क। आपको ये लाइन दिया गया है, उस सोनेट की ही लाइन आपको दी गई है, इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। कह रहे हैं सभी वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकती हुई, घूमती हुई जो बार्क होती हैं उसके लिए ये स्टार की तरह है, स्टार की तरह है, उसी नॉर्थ स्टार की तरह है। तो बार्क का मतलब क्या है, अगर आपको पता हो तो मैं बताऊं। मैंने आपको बताया था बार्क मतलब तो वैसे नाव होती है ना, छोटी जो बोट होती है उसको बोलते हैं स्मॉल शिप। स्मॉल शिप छोटी जहाज होती है ना, उसको बोलते हैं स्मॉल शिप। तो यहाँ पर केवल शिप हो जाएगा, बार्क मतलब क्या हो जाएगा, शिप हो जाएगा। जैसे समुद्र में जहाज होते हैं ना, जहाज को स्टार क्या करता है, गाइड करता है किधर जाना है किधर जाना है ना। ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसे ही जीवन में प्रेम होता है। तो वॉन्डरिंग मतलब भटके हुए जहाजों को दिशा कौन देता है, तारे देते हैं जो स्टार है। वैसे ही भटके हुए लोगों को जीवन में दिशा कौन देता है, प्रेम देता है। तो ये कौन कह रहा है, शेक्सपियर महोदय कह रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। बार्क का मतलब हो जाएगा सिप, बार्क का मतलब क्या हो जाएगा, सिप हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, आपके स्क्रीन पर रहा ये। हाउ डज शेक्सपियर व्यू टाइम इन सोनेट 116। सोनेट 116 में टाइम को शेक्सपियर कैसे दिखाते हैं, किस रूप में दिखाते हैं। एज अ हीलर, कहते हैं समय सब कुछ क्या कर देता है, हील कर देता है। एज अ डिस्ट्रॉयर, समय नष्ट कर देता है। एज एन एल्यूजन, समय एक भ्रम है। एज अ गार्जियन, किसके रूप में दिखाता है, तो गार्जियन ओरिजियन के रूप में दिखाता नहीं है, एल्यूजन के रूप में दिखाता नहीं है। अब हिलर और डिस्ट्रॉयर, तो हमने आपको बताया ना कि हिलर की बात नहीं करते हैं, ये सब कुछ नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देगा, समय, जितनी भी आपकी ब्यूटी है, धन है, वेल्थ है, सब नष्ट कर देगा ना। कहता है इसके, इसका जो हंसिया है ना, इसके कंपेयर किया है, इसका एक हंसिया है ना ऐसे जो है, ये हंसिया है। कहता है इसके कंपास के नीचे सब आते हैं, आपकी ब्यूटी इसी के नीचे आती है, वेल्थ आता है, सब कुछ इसके अंदर आता है कि ये काट सकता है इसको। केवल एक चीज नहीं आता, जो वो क्या है, प्रेम। प्रेम इसके बेंडिंग का कंपास के नीचे नहीं आता है, उसको नहीं काट सकता। तो इसकी तुलना किससे की है, नष्ट करने वाले से ना। सब कुछ नष्ट कर देता है समय, क्या करता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, केवल प्रेम को नष्ट नहीं कर सकता ना। प्रेम क्यों क्यों नष्ट नहीं कर सकता, कह रहे हैं क्योंकि प्रेम जो है वो दिलों में बसता है ना, प्रेम जो है वो दिलों में बसता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो एज अ डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाया टाइम को यहाँ पर,
तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय लव इज नॉट टाइम्स फूल। पढ़ाया हूं, खूब अच्छे से पढ़ाया हूं। लव समय के हाथों में नहीं है, क्या नहीं है? टाइम कैन प्ले विथ लव, टाइम प्रेम के साथ खिलवाड़ कर सकता है। टाइम कैन नॉट डिसीव ट्रू लव, समय सच्चे प्रेम को धोखा नहीं दे सकता, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। टाइम इज वाइज, टाइम बहुत बुद्धिमान है। लव एजेस क्विकली, प्रेम बहुत जल्दी बूढ़ा होता है। क्या इस लाइन का मतलब है? लव इज नॉट टाइम्स फूल, प्रेम क्या नहीं है? ऑप्शन टाइम करें, लव एजेस क्विकली, प्रेम जल्दी बूढ़ा हो जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। टाइम इज वाइज, यहां पर भी इसका कोई वाइज हो इससे मतलब नहीं है। टाइम कैन प्ले विथ लव, तो यहां पर नॉट लिखा है ना, टाइम्स फुल मतलब प्ले, टॉय, समय का खिलौना, समय के हाथ में टॉय नहीं है ना, इसके साथ खेल सके, इसको धोखा दे सके ना। कह रहा है कि नॉट यहां पर है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? बी ऑप्शन बचा, टाइम कैन नॉट डिसीव ट्रू लव। कह रहा है समय जो है ना, वो प्रेम, सच्चे प्रेम को कभी डिसीव नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। मतलब ट्रू लव इज नॉट ए टॉय इन द हैंड्स ऑफ टाइम, टाइम के हाथ का वो खिलौना नहीं है, जैसे भी चाहे उसको क्या करे, मोड़ दे ना। तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों, चलो व्हाट डू रोजी लिप्स एंड चीक्स सिंबलाइज। एक लाइन आई है ना कि बिदिंग हिज बेंडिंग सिकल कंपास दो द रोजी लिप्स एंड चीक्स कम। यद्यपि रोजी लिप्स और चीक्स उसके जो समय है ना, उसके बेंडिंग सिकल्स के नीचे आते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं सब। जो आपके रोजी लिप्स मतलब आपकी सुंदरता जो है वो नष्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? ये किस चीज का सिंबल है? रोजी लिप्स एंड चीक्स किस चीज का सिंबल है? तो ये सिंबल है यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी का, ओल्ड एज का, ट्रू लव का, या लाइज का? किसका सिंबल है? तो देखो, रोजी लिप्स एंड चीक्स कब होता है? जब हम बिल्कुल यंग होते हैं ना, जवान होते हैं। तो यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी का सिंबल है, किसका है? यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी का सिंबल है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा है ए। ए क्या है हमारा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी। ठीक है, तो ए हमारा नाइन्थ में सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर रहा ये। व्हाट इज द राइमिंग कपलेट एट द एंड ऑफ सोनेट नंबर 116। सोनेट नंबर 116 में अंतिम राइमिंग कपलेट जो है वो क्या है? अब राइमिंग कपलेट आपको मैं बता दूं, जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट होता है, हमने आपको बताया भी है, शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं ना। ये इसमें जो 14 लाइंस होती हैं, सोनेट में तो 14 लाइन होती ही हैं, इसकी जो 14 लाइंस होती है ना, वो 4 4 4 और 2, मतलब ये क्वाट्रेन, ये क्वाट्रेन, ये आपका क्वाट्रेन, और ये हो गया राइमिंग कपलेट। क्या है? राइमिंग कपलेट। तो 3 क्वाट्रेन होते हैं और एक राइमिंग कपलेट होता है, दो कपलेट मतलब दो लाइन, दोहा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब आपको बताना है कि हमारे इंग्लिश सोनेट में जो शेक्सपियर का सोनेट है 116, उसकी जो अंतिम दो लाइन है वो कौन सी है? राइमिंग कपलेट लास्ट में ही आती है, तो अंतिम दो लाइन कौन सी है? आप बताइए। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर मैन एवर लव्ड, loves not time's fool though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come, it is the star to every wandering bark whose worth is unknown although his height be taken, let me not to the marriage of true minds admit impediments। तो ये तो ओपनिंग लाइन है, पहले भी आपको बता ही चुका हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, कौन सी लाइन जो है इसकी अंतिम लाइन है? बताओ, ये तो ओपनिंग लाइन है आपकी।
तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग, आपको नहीं भी याद है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। कैसे दिमाग लगाओगे कि शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की अंतिम जो दो लाइन होती है ना, वो राइम्ड होती है। मतलब अ, ये लाइन जो है, अगर ये ए पे समाप्त हो रहा है राइम में, तो अगली वाली भी ए पे समाप्त होगी। तो यहां पर राइमिंग निकाल करके तुम मिला सकते हो। राइमिंग निकाल करके देखो, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रोब्ड, ये हो गया। आई नेवर रिट एंड नो मैन एवर लव्ड, ये भी क्या हो गया, प्रोब्ड लव्ड। ए मिलता जुलता है ना। लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विदिंग हिज, रोजी लिप्स एंड चीक्स, मान लो ए हो गया। कम, ये चीक्स और कम बी हो गया। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, ए हो गया। हुज वर्थ इज अननोन आल्दो हिज हाइट बी टेकन, बार्क टेकन, बी हो गया। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ए हो गया। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, बी हो गया। राइम नहीं हो रहा है बेटा, राइम नहीं हो रहा है। ये ए बी इसमें आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा है। केवल पहली लाइन है जिसमें ए आ रहा है। और आपको पता है कि इंग्लिश सोनेट की जो अंतिम दो लाइन होती है ना, वो राइम्ड होती है। जी जी होता है ना, जी जी होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी जी जी नहीं है। मतलब ए कहें उसको, ए कहें या जी जी कहें, जो भी कहें, इसको जी कह लो अगर कंफ्यूज हो तो केवल एक ही हमारा जी जी है, बाकी और कोई भी जी जी नहीं है। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, अगर नहीं याद है तब। और वैसे ये याद तो कर लो बेटा, जहां पर वो कहता है कि ऊपर मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, अगर ये गलत साबित होती हैं और मेरे ऊपर साबित हो जाती हैं, तो मैं मानूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, और न ही इस दुनिया में किसी इंसान ने कभी प्रेम किया है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे शेक्सपियर महोदय कह रहे हैं। चलो अगला है, व्हाट इज द टोन ऑफ सोनेट नंबर 116। सोनेट नंबर 116 का टोन कैसा है? सटायरिकल है, बी दिया है आयरानिक है, सी दिया है कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव है, डी दिया है मेलॉन्क्लिक। तो भैया टोन कैसी है? सटायरिकल तो है नहीं बिल्कुल ना, सटायर कहीं नहीं कर रहा है। आयरनिकल भी नहीं है और दुख वाला भी नहीं है। कैसा है? कॉन्फिडेंट है और असर्टिव है। हर जगह कहता है कि प्रेम को कोई डिगा नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, हर जगह कहता है ना। तो कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव इसकी टोन है। किसकी? हमारे सोनेट नंबर 116 की। तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा। ठीक है, चलें। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक, which literary device is used in love is not times full? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, इसमें आपको बताना है कि लव इज नॉट टाइम्स फुल। सिमिली है, पर्सनिफिकेशन है, अलिटरेशन है, या हाइपरबोल है? बताओ कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। कहता है लव इज नॉट टाइम्स फुल, कहता है प्रेम समय के हाथों का खिलौना नहीं है। प्रेम समय के हाथों में खिलौना नहीं है, हाथों में खिलौना नहीं है। अब बताओ बेटा मुझे, तो यहां पर टाइम को क्या किया गया है? टाइम को ऐसे दिखाया गया है कि मानो कोई लिविंग व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, कोई लिविंग पर्सन है जिसके हाथों में खिलौना होता है। क्या होता है? खिलौना होता है ना। तो हाथ, हाथ किसके होंगे? लिविंग बीइंग के। तो इसका मतलब टाइम को क्या कर दिया है? हाथ उसको दिखा रहा है, हैंड है उसके पास। तो इसका मतलब टाइम को क्या कर दिया गया? पर्सानिफाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पर्सानिफाइड ना। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा जब हम नॉन लिविंग या अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सानिफाई करते हैं और लिविंग बीइंग की तरह दिखाते हैं? तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सनिफिकेशन ना। पढ़ाया है, जाके वीडियो देखना, पूरा पढ़ा हुआ है, मीटर पर, आपके राइम स्कीम पर, आपके फिगर्स ऑफ स्पीच पर, सब पूरा पढ़ा हुआ है, वीडियो देखना। तो बी इज द राइट आंसर। यहां पर क्या है हमारा फिगर ऑफ स्पीच? कौन सा है? ये पर्सनिफिकेशन है। क्या है? पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं बेटा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 रहा ये। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ सोनेट नंबर 116? सोनेट नंबर 116 का राइम स्कीम क्या है? भैया शेक्सपियरियन सोनेट है, रट लो। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? फटाफट बताओ। हमने आपको शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन दोनों बताया है, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं ना। और यहां हमारा इटालियन सोनेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पेट्रार्कन सोनेट, या हम इसी को क्या बोलते हैं? मिल्टॉनिक सोनेट ना। तो बताओ बच्चों, हमने आपको बताया हुआ है शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है और इसकी क्या होती है, इटालियन की। तो ये जो 14 लाइन होती है, ये हमने आपको बताया है 4+4+4+2 होती है ना। और ये जो हमारी होती है वो 8+6 होती है। 8 मतलब ऑक्टेव, 6 मतलब सिस्टेट ना। 8+6 होती है। अब इसकी राइमिंग बतानी है। तो शेक्सपियरियन सोनेट, इसकी राइमिंग तो आपको पता है। इसकी राइमिंग होती है A B B A, A B B A ना। 8 लाइन मतलब 4 4 की 2 लाइन, दो A B B A और लास्ट में होता है C D E और C D E। ये इसकी राइम स्कीम होती है किसकी? मिल्टॉनिक इटालियन पेट्रार्कन जो होता है, इसकी राइम स्कीम है। इंग्लिश की राइम स्कीम क्या है? सोनेट वाले सीरीज में हमने कराया भी है, जाके देख लेना, अच्छे से पढ़ भी लेना आप लोग एक बार। तो इसकी राइम स्कीम क्या है? तो हाँ, इसकी राइम स्कीम होती है, ए से शुरू होती है, ए होती है, बी होती है, ए बी ना। अब ए बी हो गया, अब ये रिपीट नहीं होगा, अब आ जाएगा C D अब ये भी रिपीट नहीं होगा, आगे आ जाएगा E F और लास्ट में जो होता है 2 लाइन, वो तो राइमिंग कपलेट होता है। तो एफ के बाद आता है जी, तो ये दोनों लास्ट के क्या हो जाएंगे? जी। तो हो गया A B C D E F तो A B C D E F तो ए इज द राइट आंसर। बेटा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया? ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग फटाफट टेकअप करते हैं। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज सोनेट 116? सोनेट कौन सा पोएटिक फॉर्म है? सोनेट नंबर 116 कैसा पोएटिक फॉर्म है? पेट्रार्कन सोनेट है ये, फ्री वर्स है, शेक्सपियरियन सोनेट है, या बैलेड है? तो भैया ये तो कोई अंधा भी होगा ना, इतना पढ़ाया गया तो बता देगा तुरंत क्या कि सोनेट नंबर 116 तो शेक्सपियर का है, तो शेक्सपियरियन ही होगा। ये क्या होगा? शेक्सपियरियन सोनेट होगा। तो शेक्सपियर ने लिखा ही है इसको, तो शेक्सपियरियन सोनेट है। तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बेटा। चलो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज द स्पीकर क्लेम अबाउट हिज ओन वर्ड्स इन द फाइनल कपलेट? कह रहे हैं इस सोनेट के फाइनल कपलेट में ना, जो लास्ट की 2 लाइन होती हैं, उसमें क्या क्लेम करता है? क्या क्लेम करता है? अपने शब्दों में क्या बोलता है? उस आप बताइए क्या कहता है? दे आर पोएटिक लाइज, कहता है कि उस क्या है? पोएटिक लाइज है। दे प्रूव हिज इग्नोरेंस, उन लाइन से पता चलता है कि पोएट बहुत अज्ञानी है। इफ ही इज रॉन्ग, अगर पोएट गलत है, देन नो वन हैज एवर ट्रूली लव्ड, तो इसका मतलब कभी किसी ने सच्चा प्रेम नहीं किया है। दे आर एड्रेस टू हिज बिलव्ड, वो उसकी बिलव्ड को एड्रेस्ड है। तो पहली चीज, बिलव्ड को तो एड्रेस ही नहीं है, ये खत्म है। इग्नोरेंस की बात नहीं है, लाइज की बात नहीं है। कहता है कि अब अगर उसकी लाइन का मतलब यही है कि इफ ही इज रॉन्ग, अगर ये पोएट गलत है और ये बात साबित हो जाती है, तो मान लेगा कि उसने कभी कुछ लिखा नहीं था और न ही कभी किसी इंसान ने प्रेम किया था, यही उसका अर्थ है। तो सी इज द राइट आंसर ना, सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। विच वर्ड इन द पोयम
मीन्स ऑब्स्टेकल और बैरियर। कह रहे हैं ये जो पोम है इसमें ऑब्स्टेकल और बैरियम क्या है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके, अलिटरेशन है, इम्पेडिमेंट है, कंपास है, या वर्ड है। बताओ बच्चों क्या है। ऑब्स्टेकल और बैरियर क्या है। ऑब्स्टेकल बैरियर का क्या मतलब है भाई। कौन सा वर्ड आया है आपको। पहली ही लाइन बताए थे ना। पहली लाइन आपको बताई थी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments, love is not love, which alters when alteration finds। यही आपकी पहली, दूसरी और तीसरी लाइन है ना। तो इसमें शुरुआत में यही कहता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। तो यही तो इम्पेडिमेंट्स का मतलब ही क्या होता है, बैरियर, बाधा, ऑब्स्टेकल। कहता है सच्चे प्रेम के मिलन में कोई बाधा आ सकती है, इम्पेडिमेंट्स आ सकता है, बैरियर आ सकता है। ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं करता ना। तो बैरियर, ऑब्स्टेकल, यहाँ पर वर्ड क्या आया है, इम्पेडिमेंट आया है। क्या आया है, इम्पेडिमेंट ना। ऐसे बेटा थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। तो बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। What figure of speech is used in bending sickles compass? बेंडिंग सिकल्स कंपास में कौन सा आपको फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, फटाफट बताओ। सिमली है, हाइपरबोल है, मेटाफर है, सिनेक्डकी है। बेंडिंग सिकल्स कंपास हमने आपको बताया था ना। जैसे प्रेम, ये कह रहे हैं यहां पे टाइम, टाइम को कैसे दिखाया है, इसके हाथ में एक, ये बेंडिंग सिकल है ना। कह रहे हैं बेंडिंग सिकल कंपास, इसके अंदर सब कुछ आता है, केवल प्रेम नहीं आता, सबको कट कर देता है ये। तो इसमें क्या यूज हुआ है, कह रहे हैं बेंडिंग सिकल कंपास की तरह है, या बेंडिंग सिकल कंपास ही कह दिया तो क्या होगा बताओ। तो यहां पर आप देखेंगे तो एज लाइक ये वर्ड तो आया नहीं है, इसका मतलब सिमिली तो हो नहीं सकता ना। हाइपरबोल तो है नहीं यहां पर, सिनेक्डकी है नहीं, मेटाफर है बेटा, बताया है ना। जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, जब किसी चीज की क्वालिटी दूसरे पर हम डायरेक्ट इंप्लाई कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वहां पर मेटाफर होता है। ये नहीं कह रहा है कि समय जो होता है वो क्या होता है, वो उस हंसिए की तरह होता है, वो उस दराती की तरह होता है, हंसिए की तरह होता है, बल्कि कह रहा है हंसिया है। समय क्या है, वो हंसिया है ना, डायरेक्ट कह दिया। हंसिया की तरह नहीं है, बल्कि वही सिकल कह रहा है, डायरेक्ट सिकल ही बना दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफर। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एवर फिक्स्ड मार्क मेटाफोरिकली रेफर टू। एवर फिक्स मार्क का क्या अर्थ होता है, मेटाफोरिकली इसकी क्या मीनिंग है। लव दैट शिफ्ट, अ लाइट हाउस और स्टार, टाइम्स पावर, अ कंपास। तो आपको बताया ही है, एवर फिक्स्ड मार्क मतलब अ लाइट हाउस और स्टार, जो गाइडिंग फोर्स होता है ना, उसके बारे में बता रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। रट लीजिएगा भैया, तैयार कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपके एग्जाम में आने श्योर हैं, ये मान के चलिए। व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ लव। लव के परफॉर्मेंस को लेकर के यहां पर जो हमारा पोएट है या स्पीकर है उसका एटीट्यूड कैसा है। डाउटफुल है, वो प्रेम के बारे में डाउट करता है,
सेप्टिकल है, उसको थोड़ा सा शक होता है। ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। तीसरा सर्टेन है, वो बिल्कुल निश्चित है। एंड अनवेवरिंग, कभी न डिगने वाला एटीट्यूड उसका है। तो बताओ क्या है? बिल्कुल कहता है प्रेम, बिल्कुल सर्टेन है, कहता है लव तो भाई कभी बदल नहीं सकता ना, बिल्कुल इसका एटीट्यूड फिक्स है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये बिल्कुल सर्टेन और अनवेवरिंग एटीट्यूड है प्रेम के बारे में लेकर के, कि मतलब उसको कोई डिगा नहीं सकता। वो शुरुआत से ही चिल्ला रहा है कि प्रेम जो है वो क्या है? अस्थाई है, परमानेंट है ना। चलो, तो डी इज द राइट आंसर। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नाउ गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं हम लोग। Why is sonnet 116 often quoted in weddings? सोनेट 116 प्रायः जो क्रिश्चियन वेडिंग होती है ना वहां पर कोट किया जाता है। जैसे अपने यहाँ जो है हम लोग कोट करते हैं ना बहुत सारे प्रेम के गीत वगैरह टाइप के, सच्चे प्रेम के, वैसे वहां पर भी क्रिश्चियन रिलीजन में ना ये प्रायः सॉन्ग कोट होता है, ऑफन कोट होता है वेडिंग्स में। क्यों कोट होता है? इट मॉक्स लव, क्योंकि ये प्रेम का मजाक उड़ाता है। इट सेलिब्रेट्स इटर्नल लव, ये क्या करता है? शाश्वत प्रेम को सेलिब्रेट करता है, मतलब अमर प्रेम को सेलिब्रेट करता है। इट वॉन्स अगेंस्ट मैरिज, ये मैरिज के खिलाफ चेतावनी देता है। इट प्रेजेस ब्यूटी, ब्यूटी को प्रेज करता नहीं, ब्यूटी को प्रेज नहीं करता, मैरिज के अगेंस्ट चेतावनी नहीं देता, और प्रेम का मजाक तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अमर प्रेम का जो है उल्लेख करता है ना। सेलिब्रेट्स इटर्नल लव, अमर प्रेम के बारे में हमें बताता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। इट सेलिब्रेट्स इटर्नल लव। तो यहां आकर के हमारे ये 20 क्वेश्चन आपके सोनेट नंबर 116 पर मैं ले आया था। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान दीजिए, शेक्सपियर की बायोग्राफी पर हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे, इनके शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क्स पर, लाइफ एंड वर्क्स पर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए इनके सोनेट नंबर 116 पर। अब अगर इससे 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए 70 क्वेश्चन में से अगर आपके 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं एग्जाम में, 4 क्वेश्चन, तो 4 में से ये मान के चलिए कि 3 तो यहीं से आना है, श्योर है, 100% श्योर है 3 यहीं से आएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझ सकते हैं। इसको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, जैसे भी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताया करिए किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कितना आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप टाइमली वहां कमेंट में डाला करिए। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या है कि जो मैंने आपको वीडियो शुरुआत करते समय मैंने आपको न्यूज दी थी, उसके बारे में आप किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है सबको बता देंगे कि जो 100 में 75 है ये बेटा ऑथेंटिक न्यूज है, लेकिन ऑफिशियली चूंकि अनाउंस नहीं हुआ है इसलिए कोई इसका ऑफिशियल लेटर नहीं है, लेकिन ये न्यूज लगभग पूरी 99% श्योर है ना। आपके टाइम टेबल में 60 दिया हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 60 दिया है, हाँ 60 दिया हुआ है, मैं भी उस बात को मानता हूं, लेकिन 75 की बात सही है बिल्कुल, ये कोई वैसी बात नहीं है। तो आप 75 की तैयारी करके चलिए, और 60 तो उसके नीचे ही है ना, तो दिक्कत क्या है, आप 75 की तैयारी करके चलिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पोएट के लाइफ एंड वर्क्स, और उन पर कुछ आपके जो उनकी क्रिएशन होगी। मिल्टन है हमारे, तो मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर के हम लोग आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत लाइटली एग्जाम को मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, थोड़ा सा मेहनत करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, गुड डे ऑल।